नमस्कार, स्वागत है आपका टीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने टीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब टीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड। आज हम अपने मध्यकालीन भारत के इतिहास के तहत जो हमारी यूनिट चल रही है मुगल साम्राज्य वाली, उसकी यूनिट नंबर 3.1 देखेंगे। तो ये 3 यूनिट है हमारी, लेकिन 3 यूनिट किसके किससे संबंधित है? पूरी मुगल साम्राज्य से। तो इसको हम टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करते चल रहे हैं, इसलिए आज इसकी हमने पहले इसकी यूनिट नंबर 3 पहले अपलोड हो चुकी है और आज इसकी जो है ये 3.1 यूनिट होगी और इसमें हम पढ़ेंगे अकबर और जहांगीर। क्योंकि इससे पहले जो मुगल साम्राज्य में राजा बादशाह हुए वो बाबर और हुमायूं, ये दो मुगल मुगल थे। जबकि एक तुर्क अफगान भी था एक, वो अफगान अलग से था जिसका नाम शेरशाह सूरी था। इन तीनों को हमने पीछे की वीडियो में कवर किया था यूनिट नंबर 3 में। और आज यूनिट नंबर 3.1 के तहत आज हम अकबर और जहांगीर के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। देखो, मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, वो हम पीछे वाली वीडियो में सब कुछ बता चुका हूँ मैं उसको, उसके बारे में कि किस तरीके से मुगल भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करने में सफल रहे। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। वो 1526 से लेकर 1857 तक ये राज करेंगे और इसी बीच में कई बादशाह आएंगे और कई बादशाह यहाँ से जाएंगे भी। तो जैसे 1526 से 1530 तक शासन करेगा बाबर। उसके बाद में उसका पुत्र आ जाएगा 1530 से 1556 तक। और उसके बाद में आज हम शुरुआत करेंगे अकबर से 1556 से 1605 ईस्वी तक। कैसे अकबर ने शासन किया, कैसे इसकी बागडोर आगे चली, कहाँ इसका जन्म हुआ, किस तरीके से ये क्या एक उदार शासक था या एक निरंकुश शासक था। ये भी आज आप लेक्चर पूरा होने के बाद में डिसाइड कर पाएंगे कि अकबर एक उदार शासक था या निरंकुश शासक था। उसके बाद में इसके पुत्र जहांगीर को देखेंगे। तो आज हमारे यूनिट नंबर 3.1 के तहत जो हमारा टॉपिक पूरा होगा वो अकबर और जहांगीर को लेकर पूरा होगा। और जो शाहजहां और औरंगजेब बचते हैं इनको हमारी 3.2 में जाएगा, यूनिट नंबर 3.2। और उसके बाद में जो बादशाह होंगे जैसे उत्तर मुगल कालीन बादशाह आएंगे वो हमारा यूनिट नंबर आ जाएगा 3 में और 3.3 में। तो इस तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे आगे। अकबर के बारे में आज स्टार्ट करते हैं कि कौन अकबर था, कैसे था। देखो, अकबर का जो समय काल रहेगा वो 1556 से 1605 ईस्वी तक रहेगा। इसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। ये हमीदा बानो बेगम हुई है जब 1540 में कन्नौज के युद्ध में या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं शेरशाह सूरी से हार जाता है। और उसके बाद में क्या करता है, ये निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद में क्या करता है, दिल्ली को छोड़ने पर मजबूर होता है। और दिल्ली छोड़ने के बाद में ये हमीदा बानो बेगम से ही क्या करता है, निकाह कर लेता है। जिसे क्या हुई, मरियम मकानी के नाम से भी जाना जाता था। किसको? इस हमीदा बानो बेगम को उपाधि मिली हुई थी मरियम मकानी की। तो देखो, जो अकबर का जन्म हुआ था, अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। तो कहाँ हुआ था? तो ये राणा वीर साल के महल में हुआ था। वीर साल, राणा वीर साल के महल में, वीर साल के महल में हुआ। और कब हुआ था? तो 15 अप्रैल को इसका जन्म हुआ था। लेकिन इसी के शासनकाल में कुछ आगे की कंडीशन ऐसी बनेगी जो 1556 में गद्दी हथियाई थी हुमायूं ने, इससे सूर्यवंश के राजाओं से। तो उसमें साथ दिया था किसने? इस बैरम खान। तो बैरम खान का बहुत ज्यादा अकबर पर प्रभाव था। इसी वजह से क्या था, क्योंकि अकबर देखो 1542 में अकबर का जन्म हुआ। अब आप सोचो कि 1556 में वो राजा बादशाह बनेगा तो कितने साल हो गए? तो लगभग ये कह सकते हैं कि 6 साल ये और 8 साल ये, तो 14 साल की उम्र में क्या होगा, अकबर बादशाह बनेगा। तो इतनी उसको समझ नहीं थी, तो इसी का संरक्षण, अकबर का संरक्षण बनेगा बैरम खां। तो 1556 से 1560 तक ये कह लो कि अकबर पर किसका रहेगा प्रभुत्व? प्रभुत्व रहेगा बैरम खां का। लेकिन वह जैसे ही अकबर वयस्क होगा उसके बाद में वो अपने निर्णय स्वयं चालना लेना शुरू कर देगा। और उसके बाद में क्या होगा, बैरम खां से ये अपना पीछा छुटा लेगा और बैरम खां को कहाँ भेज देगा, हज की यात्रा पर। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी, बैरम खां को हत्या कर दी जाएगी बीच में ही। तो वही है कि बैरम खां की हत्या हो जाती है 1560 की पतन के बाद। 1560 से 1564 तक जो अकबर पर इसका प्रभुत्व रहेगा वो किसका रहेगा? महिलाओं का प्रभुत्व रहेगा। कि ज्यादातर माहम अनगा जो थी, माहम अनगा का इस पर सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा।
इसी के 1560 से 1564 के बीच के समय को अकबर के साल काल को इसी को ही स्त्री शासन कहेंगे। इसी को ही पर्दा शासन के नाम से भी जाना जाएगा और इसी शासन को 4 साल के मात्र शासन को पेटीकोट शासन के नाम से भी जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि अकबर पर महिलाओं का प्रभुत्व इस दौरान सबसे ज्यादा था। और जो इसके प्रमुख सदस्य थे जो इस दल में थे, वो थे मरियम मकानी, खुद इसकी पत्नी, माहम अनगा, जीजी अनगा, मुनीम खां, आदम खां और सिहाबुद्दीन खां, ये प्रमुख थे इस दल में। ये शामिल थे इस दल में और इसे हरम दल के नाम से भी जाना जाता था। इसका मतलब क्या था कि हरम दल में कौन रहती थी? हरम दल में राज परिवार की महिलाएं रहती थी। ये आप ध्यान रखेंगे कि हरम दल में अकबर के हरम दल में कौन रहता था, तो अकबर के हरम दल में राज परिवार की महिलाएं रहती थी। इस गुट की प्रथम कौन थी? प्रथम महिला कौन थी? तो मरियम मकानी थी। खुद इसकी कौन? माँ मरियम मकानी, हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम को ही तो उपाधि मिली हुई थी मरियम मकानी की, तो इसकी खुद खुद की माँ थी यहाँ पर। फिर कहते हैं आगे इसके बारे में थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। देखो जन्म आपको बता दिया मैंने कि कहाँ 1542 में राणा वीर साल के महल में हुआ था। कहाँ? सिंध में। सिंध कहाँ है? जो अमरकोट के पास पड़ता है ये सिंध था। अकबर का प्रारंभिक संरक्षक कौन था? मुनीम खां। लेकिन बाद में कौन बना? बैरम खां। बैरम खां को हुमायूं ने खान बाबा की उपाधि दी थी, क्योंकि बैरम खां की जो थी बैरम खां ने बहुत ज्यादा सहायता की थी हुमायूं को, इसी वजह से इन्हें किसकी उपाधि मिली हुई? खान बाबा की उपाधि मिली थी। और खान खाना की उपाधि अकबर ने दी थी इसे। बैरम खां को ध्यान रखना है, खान ए खाना की उपाधि बैरम खां को किसने दी? अकबर ने। जबकि खान बाबा की उपाधि किसने दी? खुद हुमायूं ने। अकबर के पिता ने खान बाबा की उपाधि दी थी। इसकी प्रमुख आया जो थी अकबर की, वो जीजी अनगा थी और महाम अनगा थी। पहले जीजी अनगा बनेंगे, फिर बाद में कौन हो जाएंगे? महाम अनगा बन जाएंगे। अकबर के गुरु पीर मोहम्मद थे। बाद में कौन हो जाते हैं? बाद में बैरम खां हो जाते हैं। ये तो गुरु भी थे। बैरम खां संरक्षक होने के साथ साथ अकबर का गुरु भी था। 9 वर्ष की आयु में गजनी का राज्यपाल नियुक्त हुआ था ये अकबर। हुमायूं की कद काटे की तरह का ही एक व्यक्ति था, मुल्ला बेगसी। तो हुआ क्या? जब पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, तो 17 दिन तक इसे जनता को बताया ही नहीं गया कि जो बादशाह है वो मर चुका है। तो 17 दिन तक किसने राजपाट संभाला था? राजपाट संभाला था इसी की तरह, हुमायूं की तरह ही हमशक्ल दिखता था और कदकाठी भी इसी के लगभग समान थी। इसी के तो इसी को ही राजमहल से दूर से जनता को इसी को दिखाया जाता था कि मुल्ला बेगसी को, कि राजा अभी तक जो बादशाह है वो अभी तक जिंदा है। तो 17 दिन बाद जब निर्णय हुआ कि अब क्या होगा, कि अब अकबर को बादशाह बना दिया जाए, तो 17 दिन बाद अकबर बादशाह बनता है यहाँ पर। तो मुगल साम्राज्य में 17 दिन के लिए बादशाह कौन बना? मुगल मुल्ला बेगसी बादशाह बनता है। 1556 में गुरुदासपुर के कालानौर नामक स्थान पर राज्य का अभिषेक होता है। इसका अकबर का राज्यभिषेक हो जाता है कालानौर नामक द्वीप पे। कालानौर कहाँ पड़ती है? वर्तमान पंजाब में है कालानौर, ये आपकी। और इसी दौरान क्या होगा, एक और सैनिक निकल कर आएगा। एक सेनापति था हेमू, अफगानियों का सेनापति था। जो अफगान ऐसा नहीं था कि पूरी तरीके से समाप्त हो गए थे भारत से, तो ये हेमू था। और 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध जो होता है वो अकबर और हेमू के बीच होता है। ये आप कह सकते हैं। देखो हेमू का जो पूरा नाम था, इसकी ना उपाधि धारण की थी हेमू विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो देखो सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण करी? थोड़ा सा पीछे प्राचीन भारत में चलो, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो गुप्त वंश से संबंधित था, तो इसने पहली बार विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और उसके बाद में अंतिम कौन था? हेमू विक्रमादित्य। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अच्छा, एक सवाल का आंसर दो कि अब तक भारतीय इतिहास में कितने व्यक्तियों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ये आप इसका सवाल जरा कमेंट बॉक्स में बताना, वरना तो मैं अगले वीडियो में आपको इसमें बता ही दूंगा। जिसमें अकबर जीत जाता है। जो अकबर पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ वो किस किस के बीच हुआ? वो अकबर और हेमू के बीच हुआ। और इसमें क्या हुआ? अकबर जीत जाता है। तो देखो हुआ क्या इसमें। देखो अकबर था एक अवयस्क, 14 वर्ष की आयु का था लगभग। लेकिन अकबर की तरफ से वास्तव में युद्ध किसने किया था? वास्तव में युद्ध किया था बैरम खान ने। अकबर की सेना हेमू की सेना के सामने कुछ नहीं थी। लेकिन बस ये मान लो कि किस्मत अच्छी थी अकबर की, जो युद्ध जीत गया, कि हेमू की आंख में अचानक क्या लग जाता है? एक तीर आकर लग जाता है। और इसी कारण क्या होता है, हेमू अपने हाथी से गिर जाता है और उसको बंदी बना लिया जाता है। और बाद में बैरम खां इसको मार देता है हेमू को, क्योंकि हेमू बहुत ही बलवान सेनापति था। क्योंकि इसने अपने जीवन काल में 24 लड़ाइयां लड़ी थी हेमू ने।
और 24 में से 22 लड़ाइयाँ जीत चुका था। इसी वजह से क्या था, जो मुगल सेना थी उसमें कहीं न कहीं डर का खौफ था कि कहीं न कहीं पासा उल्टा ना पलट पलट जाए। इसी वजह से ये कहते हैं कि लगभग ये माना जाता है कि शायद अकबर की किस्मत सही थी, जो क्या हुआ, युद्ध पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर जीत गया, वरना किसी भी हालत में अकबर युद्ध नहीं जीत पाता। तो थोड़ा सा हेमू के बारे में देख लेते हैं। देखो, वास्तविक इसका नाम क्या था? इसका नाम वास्तविक था हेमचंद्र। मध्यकालीन भारत में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला क्या था? एकमात्र हिंदू था ये। यदि कोई व्यक्ति मध्यकाल में दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो केवल एक और केवल हेमचंद्र ही था। हेमू। यह इस्लाम शाह और आदिल शाह के दरबार में रहता था। इसके दरबार में इस्लाम शाह और आदिल शाह थे। और आदिल शाह ने ही हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि भी दी थी। ये आप ध्यान रखना। तो विक्रमादित्य को हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि किसने दी गई, किसके द्वारा दी गई? तो आदिल शाह के द्वारा। नेक्स्ट, बैरम खां कौन था? इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। कराईकुल जाति का तुर्क था। कराकुल जाति का एक तुर्क था। क्या कौन था? शिया मुसलमान था। मुस्लिमों में कौन होते हैं? शिया, और दूसरे होते हैं सुन्नी। शिया और सुन्नी मुसलमान होते हैं इसमें। इसने अकबर की चचेरी बहन सलीमा बेगम से विवाह किया था, बैरम खान ने। और अलग खां और बैरम खां के बीच में दिलवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ? बैरम खां हार जाता है। मक्का की यात्रा जाते समय क्या हुआ? मुबारक खान अफगानी ने इसकी हत्या कर दी। क्यों गया मक्का की यात्रा पर? मक्का की यात्रा पर इसलिए गया 1560 के इस बीच में कि अकबर के कान भरने शुरू कर दिए थे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभुत्व किसका था अकबर अकबर पर? बैरम खां का। तो जो और लोग थे, जो और सरदार थे, या और जो अमीर लोग थे यहाँ के, वो बैरम खां से कुछ अच्छा भेदभाव नहीं रखते थे। इसी वजह से क्या हुआ, बैरम खां को दूर करने के लिए यहाँ के सरदारों ने क्या कर दिया, एक चाल चली। और इसी चाल के तहत क्या हुआ, अकबर को इसका शिकार बनाया गया और अकबर के ही हाथों क्या कर दिया गया। अकबर देखो, अकबर के गुरु भी थे ये बैरम खां, और उसके साथ साथ संरक्षक भी रहे। तो अकबर ये नहीं चाहता था कि इनको देश निकाला दिया जाए। इनको ये दो ऑफर दिए गए। एक तो ये कि आप मुगल क्षेत्र में कहीं भी कोई भी सूबेदार का पद ले सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं दिल्ली से, तो सूबेदार का पद रहकर लेकर रह सकते हैं, या फिर आप हज की यात्रा के लिए जा सकते हैं। दो ऑप्शन दिए गए। तो इसने, देखो, जो पूरे राज्य का मालिक हो, अब उसे एक सूबेदार बना दिया जाए, वो भी बात अच्छी नहीं थी। तो इसी वजह से बैरम खान ने क्या करा, हज पर जाने का निर्णय लिया। और जब ये 1560 में हज की यात्रा पर निकलेगा, तो इसी मक्का की यात्रा पर जाने के दौरान मुबारक शाह अफगानी ने क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी। तो इसकी भी कहानी खत्म हो जाती है। अब देखो, अकबर ने कौन कौन से सैन्य अभियान किए थे, ये आपको क्रम भी याद रखना है कि कौन कौन से सैन्य अभियान अकबर के द्वारा किए गए थे। कैसे? देखो, पहला सैन्य अभियान 1561 में हुआ। कहाँ हुआ? मालवा पर हुआ। मालवा पर मतलब एमपी में, मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है मालवा। और यहाँ का शासक कौन था? बाज बहादुर। और इसी की पत्नी थी कौन? रूपमती। वास्तव में युद्ध जो हुआ था वो रूपमती के लिए हुआ था। और दोनों की समाधि कहाँ बनाई गई बाद में? लेकिन इस युद्ध को करने के बाद में क्या हुआ, बाज बहादुर भी युद्ध में मारा गया, और रूपमती ने जौहर प्रथा को अपना लिया। तो ना तो इसे जो ना तो रूपमती मिली। तो इसी वजह से बाज बहादुर की बहादुरी को देखते हुए इसने इन दोनों की समाधि कहाँ बनवाई? उज्जैन में बनवाई थी, दोनों की, बाज बहादुर और रूपमती की। वो आज भी 1562 में इसने आमेर पर आक्रमण किया था। यहाँ के राजा थे भारमल। ये कौन थे? ये कछवा जाति का था। यह पहला राजपूत था जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया था। भारतीय इतिहास में पहला राजपूत कौन था जिसने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया? तो ये था आपका भारमल। ये आप ध्यान रखना। और इसी ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह कर दिया था किसके साथ? अकबर के साथ। तो इसलिए कहा जाता है कि अकबर ने अपने विस्तार के लिए, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए तीन नीतियां अपनाई थी। पहली युद्ध नीति, दूसरी विवाह नीति, और तीसरी हुई थी मित्र नीति, मित्रता का हाथ बढ़ा। इन तीन नीतियों का इसने प्रयोग किया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब इन्होंने, राजा भारमल ने, आमेर के जो राजा थे, इन्होंने, भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इन्होंने भेंट स्वरूप अपनी पुत्री को दिया, और इसी के साथ क्या हुआ, हरका बाई का विवाह हुआ किसके साथ? अकबर के साथ। मेड़ता पर अभियान के दौरान यहाँ का शासक जयमल राठौर था। तो मेड़ता पर भी इसने मेवाड़ पर भी इसने आक्रमण किया, जिसको मेड़ता कहा जाता था। तो यहाँ का शासक उस समय क्या था? जयमल राठौर। 1564 में इसने गढ़कटंगा या गोंडवाना पर आक्रमण किया था। यहाँ का शासक वीर नारायण था, वीर नारायण। और इसकी संरक्षिका कौन थी?
रानी दुर्गावती, देखो ये अल्पवयस्क पुत्र था। एक छोटा पुत्र था, मतलब एक से कह लो कि ये बच्चा था। इसी को आधार बनाकर यहाँ पर रानी दुर्गावती राज कर रही थी संरक्षिका के रूप में। तो यहाँ पर कई बार आक्रमण होगा, लेकिन कई बार आक्रमण होने के बाद रानी दुर्गावती क्या होंगी? रानी दुर्गावती इसके कई आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना करेंगी, लेकिन बाद में क्या होगा? रानी दुर्गावती को भी वीर गति प्राप्त हो जाएगी। तो गढ़कटंगा जो गोंडवाना का क्षेत्र था 1564 में, वो भी अकबर के क्षेत्राधिकार में आ जाता है। तो 1567 में इसने मेवाड़ पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक थे उदय सिंह। इसे उन्हें बोलते हैं मोटा राजा उदय सिंह। यहाँ के राजपूतों ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और आगरा किले के दोनों तरफ, आगरा का जो किला है इसके दोनों तरफ जयमल और फत्ता की मूर्तियां बनवाई गई हैं। कारण क्या है? देखो, होता क्या है कि जो उदय सिंह थे, उदय सिंह को जब आक्रमण हुआ अकबर का, तो उदय सिंह को पहले ही राजमहल से बाहर निकाल दिया गया और उसकी जगह स्थान किसने लिया? इसके दो सेनापति थे, जयमल और फत्ता। ये जयमल और फत्ता इतनी बहादुरी से लड़े थे अकबर की सेना से कि अकबर इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। हालांकि दोनों ही युद्ध में मारे गए और इन्हीं की इसकी प्रभाविता की वजह से ही अकबर ने इन दोनों की मूर्तियां आगरे किले के दोनों तरफ लगवाई थी, आगरे किले के गेट के दोनों तरफ लगवाई। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। किस किस के बीच? महाराणा प्रताप के बीच हुआ और अकबर के बीच हुआ। तो महाराणा प्रताप की राजधानी थी कुंभलगढ़। मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था मान सिंह। ये कौन था? राजा भारमेल का पुत्र था, ये दत्तक पुत्र था राजा भारमेल का, ये मान सिंह। तो मान सिंह को सेनापति का पद मिल गया था। क्यों? क्योंकि मान सिंह की जो सिस्टर थी हरकाबाई, उसका विवाह हो गया था किसके साथ? अकबर के साथ। और असफका कर रहे थे दोनों, मान सिंह और असफका। इनकी सेना में एक ने कई सेनापति होते थे, तो इसलिए दो सेनापति मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे, मान सिंह और असफका। दूसरी तरफ से जो हल्दी घाटी के युद्ध में जो सेनापति थे, जो स्वयं नेतृत्व कर रहे थे, महाराणा प्रताप। और इनका एक सेनापति था हकीम सूर। देखो ये जो सवाल है ना, ये 2021 के पीसीएस में पूछा गया था कि 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? तो महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम सूर। ये आप ध्यान रखिए। बदायूंनी जो था, वो इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी है, मतलब बदायूंनी ने इस युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। इसने इसे मुंतखब उल तवारीख में उल्लेखित किया है। एक इन्होंने ग्रंथ लिखा था बदायूंनी ने, उसमें इन्होंने इसको उल्लेखित किया है। इसने इस युद्ध को खरनौल का युद्ध कहा है, हल्दी घाटी का युद्ध न कहकर वो खरनौल का युद्ध कहा है। हल्दी घाटी का इसलिए कहा गया क्योंकि हल्दी घाटी में हुआ था, इसलिए इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा गया है। लेकिन बदायूं ने इसे खरनौल का युद्ध कहा है। हो सकता है कि उस समय हल्दी घाटी के क्षेत्र को खरनौल कहा जाता हो। नेक्स्ट, अगला जो आक्रमण होगा वो 1593 में होगा। वो अहमदनगर पर होगा, दक्षिण भारत में। और यहाँ की शासिका, यहाँ का नेतृत्व जो कर रही थी वो चांद बीबी कर रही थी। यहाँ भी चांद बीबी हार जाती है। 1601 में असीरगढ़ पर आक्रमण हुआ और यहाँ का शासक कौन था? मीरन बहादुर। फिर उसके बाद में 1569 में से रणथंभौर पर आक्रमण किया और यहाँ का शासक कौन था? सुरनराय। 1569 में कालिंजर पर इसने आक्रमण किया। यहाँ के राजा थे रामचंद्र। 1570 में मारवाड़ पर फिर से आक्रमण हुआ और यहाँ के शासक कौन थे? चंद्रसेन। फिर 1570 में बीकानेर पर इसने आक्रमण किया और यहाँ का शासक था कल्याणमल। उसके बाद में 1570 में इसने आक्रमण किया किस पर? जैसलमेर पर, और यहाँ का शासक था हर्राय। अब देखो थोड़ा सा क्रम जरूर याद रख लेना कि कौन सा युद्ध कब हुआ। कभी कभी मैच कराने के लिए बोल देता है यहाँ से, और यदि मैच कराने के लिए बोल देगा तो आपको डेट याद ही होनी चाहिए, जब भी आपको कुछ पता लग सकता है। ये भी पूछ सकता है कि 1593 में जब अहमदनगर पर आक्रमण हुआ अकबर के द्वारा, तो वहां का शासक कौन था? असीरगढ़ का शासक कौन था? ऐसे ही रणथंभौर का शासक कौन था? कालिंजर का शासक कौन था? मेवाड़ का शासक कौन था? तो इस तरीके से आप इनको याद रखने का प्रयास करेंगे। एक बार में नहीं होंगे, दो बार में करो, तीन बार में करो, लेकिन याद करने ही पड़ेंगे। उसके बाद 1570 ईस्वी तक मेवाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूरंगपुर ने अकबर की रियासतों को स्वीकार नहीं किया था। मतलब ये जो थी, ये जो क्षेत्र थे ना, मेवाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूरंगपुर, ये अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करते थे। और सर्वप्रथम अकबर ने दो प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की प्रथा की शुरुआत की थी। ये पूछ सकता है कि मुगल साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक ने दो प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की प्रथा की शुरुआत की थी? तो अकबर ने। पहला शमसुद्दीन अतक खां था प्रधानमंत्री, और दूसरा बना था माहम अनगा। और माहम अनगा ने ही दिल्ली में खैरुल मानजिन नामक मदरसे का निर्माण करवाया था। इसने 1582 में दीन ए इलाही धर्म चलाया था।
दीन ए इलाही नया धर्म चलाया था। ये क्या था? देखो, होता क्या था कि इसने नया धर्म चलाया और यहाँ पर क्या करता था, ये अपने ही धर्म के साथ साथ एक नया धर्म मतलब इस्लाम धर्म के साथ साथ एक नया इसने अपने आप से धर्म चलाया, दीन ए इलाही धर्म कहा गया। और इस धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू जो था वो था बीरबल, जिसका बचपन का नाम क्या था, जिसे वास्तविक नाम था महेश दास। तो इसका जो पुरोहित, दीन ए इलाही धर्म का जो पुरोहित बना था वो कौन बना था? वो बना था अबुल फजल। दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित बना अबुल फजल। यह रविवार के दिन अपनाया जाता था। एक डेट फिक्स थी, ये एक समय फिक्स था, दिन फिक्स था कि रविवार के दिन ही अपनाया जाएगा। और बीरबल एकमात्र ऐसा हिंदू था जिसने इस धर्म को अपनाया था। मुल्ला अहमद याजदी ने अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया था और एक प्रकार का यह धर्म निर्देश था। वाजयंती अंसारी ने इसके शासनकाल में खुद को पैगंबर घोषित कर दिया था। एक व्यक्ति थे वाजयंती शाह अंसारी, और ये कहते थे कि हम पैगंबर हैं, मतलब पैगंबर के वंशज। ये खुद को मानता था। अकबर के प्रमुख कार्य क्या क्या थे? देखो क्या क्या इसने कार्य किए। 1562 में जितने भी युद्धबंदी थे इसके इसमें जेल में, वो सबको क्या कर दिया, युद्ध बंदियों के दास बनने पर इसने क्या कर दिया, रोक लगा दी। क्या होता था कि पहले युद्ध में क्या होता था कि युद्धों में जो सेना को पकड़ के लिया जाते थे, सैनिक होते थे, उनको पकड़ लिया जाता था, बाद में उनको जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन उनको क्या किया जाता था, कुछ दिन बाद दास बना लिया जाता था। लेकिन इसने इस दास बंदियों की प्रथा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। 1563 में जो तीर्थकर लग रहा था, उस तीर्थकर को भी इसने समाप्त कर दिया, दोनों से ही, हिंदुओं से भी और मुस्लिमों से भी। 1564 में इसने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। तो ये पहला शासक होगा जो जजिया कर को समाप्त करेगा। 1575 में इसने इबादत खाने के निर्माण हेतु फतेहपुर सीकरी में करवाया था। मतलब इबादत खाने का निर्माण कहाँ करवाया इसने? फतेहपुर सीकरी। और प्रत्येक गुरुवार को यहाँ धार्मिक चर्चाएं होती थी इबादत खाने में। और बाद में इसे सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। मतलब यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित कोई बातें करना चाहता है तो वो यहाँ पर आकर इबादत खाने में कह सकता है। तो अकबर ने सूर्य नमस्कार दस्तूर राणा से सीखा था। इसी वजह से तो क्या था कि अकबर क्या होता था कि इबादत खाने में आकर हर धर्म के व्यक्तियों की बातें सुनता था, और जिस धर्म की जो बातें उसे अच्छी लगती थी उसी को ही वो एक्सेप्ट कर लेता था, अर्थात स्वीकार कर लेता था। इसी कारण क्या हुआ, सूर्य नमस्कार किससे सीखा इसने? दस्तूर राणा से सीखा। जैन में हरिविजय सूरी और चंद्र सूरी थे यहाँ पर। जैनियों में, जैन धर्म के जो प्रवर्तक ये कह जाते हैं, जो जैन धर्म को मानने वाले थे, हरिविजय सूरी और चंद्र सूरी थे, वो यहीं पर आए थे इबादत खाने में ही। हरिविजय को ही इसने जगत गुरु की उपाधि दी थी। किसने? अकबर ने। पूछ लेगा कि जगत गुरु की उपाधि अकबर ने किसको दी थी? तो हरविजय सूरी को। 1579 ईस्वी में इसने मजहर की घोषणा की थी, अर्थात धार्मिक विषय पर आखिरी व्याख्या करने का अधिकार किसको था? बादशाह को। यदि दो पक्षों में या दो धर्मों के लोगों में विवाद खड़ा हो जाता था इबादत खाने में, तो क्या होता था, अंतिम निर्णय देने का अधिकार किसके पास था? केवल और केवल बादशाह के पास। इसी को मजहर कहा गया। मजहर क्या था? मजहर एक ऐसी व्यवस्था थी, यदि कहीं विवाद हो जाता है तो उस विवाद के निपटारे के लिए अंतिम निर्णय बादशाह का होगा, और वही क्या होगा, सर्वमान्य होगा। जैसे वर्तमान भारत में यदि कोई सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो वो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही क्या होता है, अंतिम निर्णय माना जाता है। नेक्स्ट, 1582 में इसने दीन इलाही नामक धर्म का प्रचलन किया, और इसी को आधार बनाकर इसने 1583 में इलाही संवत चलाया था। इलाही संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1583 से इलाही संवत की शुरुआत। कुछ ईसाई मिशनरी आए थे इसके शासनकाल में। यहाँ से कभी कभी मैचिंग के लिए सवाल पूछता है। जैसे 1580 में रुडोल्फ अकाबीबा आया, मोन्सेरेट आया, और एनेरी केम आया। 1595 में कुछ और ईसाई मिशनरी आए थे, जैसे जेरोम जेवियर, पिने हैरो और वेनी डी गोरज आए थे। 1590 से 92 के बीच में एडवर्ड लौटाने आया था, क्रिस्टोफर डी बागा आया था इसके शासनकाल में। इनके अलावा अन्य यूरोपीय भी आए थे, जैसे अकबर के काबुल अभियान के दौरान इसके साथ मानसरेट मौजूद था, जो ईसाई धर्म के गुरु थे, और यह जहांगीर का भी गुरु बनता है बाद में आकर। कौन? मानसरेट। जहांगीर का गुरु भी मानसरेट बनता है। उसके बाद में थॉमस स्टेफेंस आया, पश्चिम भारत जाने वाला पहला यूरोपीय था, भारत की भूमि पर बसने वाला पहला यूरोपीय था। जो पहले यूरोपीय आए इससे पहले वो बसे नहीं थे, ये बसने वाला था, ये बस जाता है यहीं पर आकर। और 1581 में जॉन न्यूबरी, विलियम लीड्स और जेम्स स्टोरीज अंग्रेज भारत आए थे। 1583 में
लिंचटेन नामक डच यात्री भारत आया और इसे ह्यूगो नाम से भी जाना जाता है। इसे ह्यूगो नाम भी दिया गया था या जाना जाता है। फिर राल्फ फिंच, ये फेमस था। राल्फ फिंच, देखो होगा क्या कि जो राल्फ फिंच था ये सबसे पहला अंग्रेज था जो फतेहपुर सीकरी में सीकरी और आगरा गया था। इसने भारत का रहन सहन और वेशभूषा, रीति रिवाज तथा खान पान का भी वर्णन किया है। इसने अपनी पुस्तक में भारत के रहन सहन, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के खान पान का वर्णन करता है। और ये फतेहपुर सीकरी में भी गया था और आगरा में भी गया था अकबर के साथ। एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ के राजदूत के रूप में भारत में कौन आया था? जॉन मिल्डन हॉल आया था। यह 2 बार भारत आया था। यह दूसरी बार यह जहांगीर के शासनकाल में भारत आएगा, ये बाद में आएगा। एक बार अकबर के शासनकाल में, एक बार जहांगीर के शासनकाल में। और जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी, उस समय भारत का कह दें तो बादशाह कौन था? तो बादशाह था अकबर, क्योंकि इस ये कब मरेगा? 1605 ईस्वी में, क्योंकि 1556 से शासन करेगा ये। 1500 और 1605 तक ये शासन करेगा। नेक्स्ट, अकबर ने फारसी अनुवाद विभाग की गठन किया, जिसका प्रमुख किसे बनाया था? फैजी को। फैजी ने गणित, संस्कृत, लीलावती, नल दमयंती का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। बदायूंनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद नामा ए खिराद अफजा के नाम से किया था। और रामायण का अनुवाद किया इसने किस नाम से करा? इसने कथा सरित सागर का बहर उल असमार के नाम से भी फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। मतलब रामायण का भी अनुवाद किया इसने और कथा सरित सागर का किस नाम से अनुवाद हुआ? बहर उल असमार के नाम से। अबुल फजल ने पंचतंत्र, पंचतंत्र को क्या कहा गया? अनवार ए सुहेली। तथा कालिया दमन, कालिया दमन को कहा गया मार ए दानिश का अनुवाद फारसी भाषा में किया था। अब आप देख रहे हैं जितने भी भारत के फेमस ग्रंथ थे सबका फारसी में अनुवाद हुआ। और इसी वजह से तो क्या हुआ, ये जो बाहर के देश हैं आज जो इतना सीना तान के कहते हैं ना कि हमने ये आविष्कार करा, हमने वो, नहीं, हमारे ही भारत में सब कुछ हुआ था पहले, लेकिन हमने क्या करा, इन चीज़ों को हम प्रमोट नहीं कर पाए ठीक से। और इन्होंने क्या कर लिया, बाद में आकर इन सब चीज़ों का पेटेंट ले लिया। फिर जब कोई पेटेंट ले लेता है तो जो उसका उस पर क्या हो जाता है, एक अधिकार बन जाता है। शाह मोहम्मद और शाहवादी ने राज तरंगणी का अनुवाद किया था। जबकि देखो फैजी, बदायूनी, मुल्ला शेरी और नकीब ने महाभारत का, हिंदी महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में किया था। किस नाम से किया था? कि महाभारत का जो फारसी अनुवाद हुआ वो रजनामा के नाम से हुआ था। टोडरमल ने पुराणों का अनुवाद फारसी भाषा में किया था। जो हमारे 18 पुराण हैं उनमें से कुछ पुराणों का अनुवाद टोडरमल ने फारसी भाषा में प्रारंभ किया था। अकबर के शासनकाल की प्रमुख इमारतें कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। देखो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा था। अब हुमायूं का मकबरा अपना जो दोहरी गुंबद का पहला उदाहरण था, क्योंकि दोहरी गुंबद बनाई गई थी, एक गुंबद के ऊपर दूसरी गुंबद लगा दी जाती थी, उसी को दोहरी गुंबद कहा जाता था। इसके शासनकाल को हिंदी भाषा के साहित्य काल के नाम से जानते हैं। चार बाग पद्धति पर आधारित है। सर्वाधिक मुगल शासकों को हुमायूं के मकबरे के पास ही दफनाया गया है। कितनों को? 7 को। पूछ ले कि हुमायूं के मकबरे के पास कितने शासकों को, कितने बादशाहों को दफनाया गया? तो 7 को। जैसे कुछ देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे दारा सिकोह, फर्रुखसियार, आलमगीर द्वितीय, इनको हुमायूं के मकबरे के पास ही दफनाया गया था। आगरा में इसने आगरा किले का निर्माण करवाया, जिसे आगरे का लाल किला भी कहा जाता है। इसके अंदर अकबरी महल है और इसी के अंदर कौन है? जहांगीरी महल भी है। जहांगीरी महल अपने पुत्र के नाम पर, अकबरी महल अपने नाम पर। और दिल्ली दरवाजा इसी के काल में ही बना था और इसका वास्तुकार कौन था? कासिम खां। 1570 में इसने अजमेर का किला बनवाया, राजस्थान में अजमेर। 1581 में इसने अटक्का किला बनवाया। 1583 में इसने प्रयागराज का किला बनवाया था, जिसे हम इलाहाबाद का किला कहते थे पहले, अब इलाहाबाद का नाम बदल गया, प्रयागराज हो गया, तो अब से प्रयागराज का किला भी कह सकते हैं। कुछ देखो फतेहपुर सीकरी की कुछ इसने इमारतें बनवाई थी, बहुत सारी इमारतें बनी थी फतेहपुर सीकरी में, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास। इसमें हिंदू और बौद्ध कला का मिश्रण मिलता है। किसमें? दीवाने खास में। कोषागार इमारत, ज्योतिष बैठक, पंचमहल जिसको हवा महल भी कहते हैं। देखो ध्यान रखना, हवा महल जयपुर में भी है और एक हवा महल जो फतेहपुर सीकरी में भी है। जोधाबाई पैलेस, ये फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी इमारत है ये। बीरबल का महल यही है। मरियम मकानी महल, क्या है, रंगीन महल के नाम से भी जाना जाता है इसको। जामी मस्जिद
इसे रोमांस इन द स्टोन कहा जाता है, जामी मस्जिद को। फिर है तुर्की सुल्तान का महल। इसे दो पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है। पूछ सकता है कि पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती किसे कहा है, तो तुर्की सुल्तान का महल को कहा है। यहीं पर बुलंद दरवाजे का इसने निर्माण करवाया। और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी यहीं है, वो भी इसने यहीं बनवाया। और इस्लाम खां का मकबरा इसने यहीं बनवाया। और नौ महल जो बना था वो भी यहीं पर बना था। तो फतेहपुर सीकरी में काफी अच्छी इमारतें थी। अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे, देखो अब्दुल समद था। इसे अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी। सीरी कलम की उपाधि कैसे, ये फेमस बहुत ही ज्यादा फेमस था ये चित्रकार। कैसे, देखो इसने कुकुर मुत्ता के बीच पर ईरान का 112वां अध्याय लिख दिया था। तो इसलिए क्या था, चित्रकार बहुत गजब का चित्रकार था ये। इसके शासनकाल के प्रमुख चित्रकार थे जैसे बसावन। इसकी चित्रकारी व्यंग्य चित्रकारी थी। और भी हैं जैसे दसवंत, मीर सैयद अली, जगन्नाथ, मुकुंद, फारूक कमल। तो ये इसके समय के क्या थे, प्रमुख चित्रकार थे। अकबर के सिक्के किस प्रकार के थे वो भी देख लेते हैं। देखो इसने राम सिया प्रकार के सिक्के चलाए। इसने बाज की आकृति के सिक्के चलाए। कब चलाए थे बाज की आकृति के सिक्के, असीरगढ़ की विजय के बाद चलवाए थे इसने। इसने इलाही सिक्का चलाया, ये सबसे प्रचलित सिक्का था। इसके साथ साथ इसने संसब सिक्का चलाया जो सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। फिर जलाली सिक्का चलाया इसने, चौकोर आकृति वाला सिक्का था ये। फिर इसने दाम चलाया, जीतल चलाया, दमड़ी, अधेला, पोला, इस प्रकार के इसने सिक्के चलवाए थे। इसका राजकवि कौन था, फेजी, यही प्रमुख था। इसके बाद कर्ण था, सहाय नरहरि थे। अलग अलग राजकवि भी थे इसके। सराय नरहरि को इसने महापात्र की उपाधि दी थी। तो सराय नरहरि को किसकी उपाधि मिली हुई थी, तो नर महापात्र की उपाधि मिली थी। इसके कहने पर अकबर ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगवा दिया था कि अब कोई भी गो हत्या नहीं करेगा। इसने रुक्मणी मंगल और कर्णित श्रृंगार की रचना की थी। इसके शासनकाल में ही तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की और सूरदास ने सूर सागर की रचना की थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा है कि तुलसीदास और सूरदास किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास और सूरदास अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास का जन्म राजापुर में हुआ था, जबकि सूरदास का जन्म रोनकता में हुआ था। रोनकता कहाँ है, आगरे में। आगरे में जो आईएसबीटी है ना, आगरे में, उसके पास ही है बस। लगभग ये मान लो कि 7 से 8 किलोमीटर दूर है रोनक। इसने बाल विवाह, सती प्रथा और शिशु प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। विवाह के लिए लड़के की आयु इसके समय कितनी निर्धारित की गई, 16 वर्ष, और लड़के की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई। विधवा विवाह को इसने प्रोत्साहन दिया। पहले क्या होता था कि हिंदू समाज में विधवाएं विवाह नहीं कर सकती थी, लेकिन इसने क्या करा, उसको प्रोत्साहन दिया कि विधवाएं भी विवाह कर सकती हैं। अकबर के दरबार में सिराजी नामक विद्वान आया था। इसके बारे में इसने कहा था कि यदि मैं अपनी सारी दौलत दे देता हूं तो भी कम रहेगा। तो सिराजी के बारे में इसने कुछ इस तरह से कहा। 1605 में अतिसार रोग के कारण इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसे कहाँ दफनाया गया, आगरा में सिकंदरा में इसे दफनाया गया था। इसमें एक भी गुंबद नहीं है, जबकि हुमायूं के मकबरे में क्या है, हुमायूं के मकबरे में दो गुंबद या डबल गुंबद का उदाहरण है। जबकि अकबर के जो महल बना या अकबर का जो मकबरा बना वो किस कैसा था, वो गुंबद विहीन मकबरा था। नेक्स्ट, अकबर के दरबार के नौरत्न थे कौन कौन, बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, तानसेन, फेजी, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खाना खान, मुल्ला दे प्याजा और हकीम काम। अब देखो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। जैसे बीरबल, इसका जन्म 1528 में उत्तर प्रदेश के जालौन में कालपी में हुआ था। उत्तर प्रदेश में एक जिला है जालौन और उसी में एक स्थान है कालपी, तो इसका जन्म वहां पर हुआ था। इनको महेशदास या ब्रह्मदास के नाम से भी जाना जाता था। अकबर के दरबार में आने से पहले कहाँ थे, भगवान दास के संरक्षण प्राप्त था इन्हें। अकबर के प्रमुख सलाहकार थे। अकबर ने इन्हें किसकी उपाधि दी थी, कविराज और राजा की उपाधि दी थी। इसने सुदामा चरित्र नामक पुस्तक की रचना की थी। बलूचियों या यूसुफ जाइयों या यूसुफ शाहियों के विरुद्ध युद्ध करते हुए क्या होता है, इसकी युद्ध में मृत्यु हो जाती है। जो बीरबल थे उनकी यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध युद्ध करते हुए मृत्यु हो जाती है। इसी गम में अकबर, इनकी मृत्यु से अकबर क्या हुआ था, बहुत ज्यादा दुखी हुआ था, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा दुख अगर यदि किसी को हुआ था तो वो किसका हुआ था, बीरबल का, अकबर को। फिर थे टोडरमल, जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ। अकबर के कौन थे, राजस्व मंत्री और प्रधानमंत्री भी थे।
अकबर के शासनकाल में इसने आईने दहसाला प्रथा लागू की थी। आईने दहसाला पैसा कैसे होती है? जैसे कहते हैं ना कि भूमि की पैबाइश को की व्यवस्था को इसने लागू किया था। और इन्होंने ही क्या करा था, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त का प्रचलन भी किया था, जो अंग्रेज बाद में लेकर आएंगे ना 1791 में जैसे लेकर आएंगे। तो उससे पहले ही क्या कहा था, ये टोडरमल भी इसे क्या कर रहा था, तो टोडरमल ने भी इनका प्रचलन कर दिया था, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त का। इसकी ख्याति क्या थी, तो टोडरमल को इंजीनियर की ख्याति प्राप्त थी। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इन्हें जो उपाधि मिली हुई थी वो किसकी उपाधि थी, वो इंजीनियर की उपाधि मिली हुई थी। फिर है अगले मानसिंह। मानसिंह कौन थे? सेनापति थे अकबर के। भारमल के क्या थे? राजा भारमल के दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र वो होता है जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है। जन्म कब हुआ था? तो 1550 में। कहाँ हुआ था? राजस्थान के आमेर जिले में, क्योंकि आमेर जो भारमल थे वो आमेर के ही तो राजा थे। अकबर के सेनापति थे। अकबर ने इन्हें फरजंद की उपाधि दी थी। तो फरजंद की उपाधि किसे मिली? मानसिंह को। और मथुरा में वृंदावन मंदिर का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। ये ध्यान रखना कि मथुरा में वृंदावन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो मानसिंह ने। तानसेन, जन्म ग्वालियर में। वास्तविक नाम रामतनु पांडे। और अकबर के दरबार में आने से पहले ये रीवा के राजा रामचंद्र का संरक्षण प्राप्त था इन्हें। रीवा के राजा रामचंद्र के संरक्षण में रहते थे। अकबर ने इन्हें मिर्जा की उपाधि दी थी और इन्हें अता अली खान के नाम से जाना जाता था। तो काफी फेमस थे तानसेन जो थे। ऐसा कहा जाता है कि ये राग में पारंगत थे, पारंगत बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, फिजी। जन्म 1547। कहाँ? आगरा में। ये अकबर के राजकवि थे और अकबर ने इन्हें किसकी उपाधि दी थी? कविराज की उपाधि दी थी। देख रहे हैं आप, जितना भी अकबर के नौरत्न थे वो ज्यादातर उनका जन्म कहाँ हुआ है? सबका उत्तर प्रदेश में। चाहे आप बीरबल को ले लो, तानसेन को ले लो, फेजी को ले लो, तो ये सब कहाँ थे? सबका जन्म कहाँ हो रहा है? वो उत्तर प्रदेश में हो रहा था। अबुल फजल। जन्म 1551। कहाँ? आगरा में। अकबर के शासनकाल में साहित्यकार था। इन्हें इन्होंने आईने अकबरी की रचना की थी, जिसे आप क्या कहते हैं? अकबरनामा। या फिर से ध्यान रखना कि बाबरनामा किसने लिखी? बाबरनामा बाबर ने। हुमायूंनामा, हुमायूंनामा लिखी गुलबदन बेगम ने, जो कौन थी? हुमायूं की बहन। तीसरा अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखी थी? अकबरनामा लिखी थी अबुल फजल ने। तो ये ध्यान रखेंगे आगे से। तो बाबरनामा बाबर ने, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने, अकबरनामा अबुल फजल ने। सलीम के कहने पर, सलीम मतलब जहांगीर के कहने पर, वीर सिंह बुंदेला ने क्या कर दी? अबुल फजल की हत्या कर दी। नेक्स्ट, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना का जन्म 1556 में लाहौर में होता है। कौन था ये? ये बैरम खां का पुत्र था, लेकिन बाद में क्या कर लेता है? अकबर इसे अपना पुत्र मान लेता है। और क्योंकि जो बैरम खां की पत्नी थी उससे निकाह कर लेता है कौन? अकबर, बाद में। इसका मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। अब्दुल रहीम खाने खान का मकबरा दिल्ली में। बैरम खां का पुत्र था। अकबर ने इसे खाने खाना की उपाधि दी थी। और कौन था ये? बाद में अकबर का क्या बनता है? सेनापति भी ये बाद में बन जाता है। नेक्स्ट, मुल्ला दे प्याजा था। कोई खासा रोल नहीं था। वो हकीम हुकाम अकबर का ये रसोइया था। अकबर की भू राजस्व प्रणाली देखो कई प्रकार की थी। प्रथम प्रकार की में क्या था? भू राजस्व को किस में बांटा गया? उच्च भूमि, मध्य भूमि और निम्न भूमि। जिसमें अच्छी खेती होती थी उच्च भूमि, जिसमें थोड़ी कम खेती होती थी मध्य भूमि, जिसमें खेती बिल्कुल ना के बराबर या कभी कभार होती थी उसे निम्न भूमि कहा गया। फिर दूसरे प्रकार की भूमि थी, इसको पोलज कहा गया, पर्ती कहा गया, चाचर कहा गया, बंजर कहा गया। जैसे पोलज में क्या होता था? पोलज प्रत्येक वर्ष बुआई की जाती थी। ऐसी भूमि जिसको प्रत्येक वर्ष बोया जाता था उसको पोलज कहा गया। प्रतिभूमि, प्रतिभूमि वो थी जो 2 वर्ष के अंतराल पर बोई जाती थी, तो उसे प्रतिभूमि कहा गया। चाचर भूमि, चाचर भूमि वो भूमि थी जिसे 3 या 4 वर्ष के अंतराल पर बुआई की जाती थी। और बंजर भूमि वो थी जिस पर खेती की ही नहीं जाती थी, मतलब वो खेती योग्य नहीं थी, इसलिए उसे बंजर भूमि कहा गया। कृषकों का वर्गीकरण कैसे हुआ था? देखो, कृषकों का वर्गीकरण इसने 3 आधारों पर किया था, जैसे खुदकास्ट, पाही काश्त और मजारिया। खुदकास्ट कौन होते थे? वे किसान जो गांव में रहकर ही खेती करते थे। मतलब इनका सीधा सा है कि खुदकास्ट उन किसानों को कहा गया जिनके पास अपनी खुद की जमीन होती थी, निजी जमीन होती थी, इसलिए उनको खुदकास्ट कहा गया। पाई कास्ट वो थे जो दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे, मतलब उनके पास अपनी जमीन नहीं थी, वो दूसरे की खेती पर, अपने दूसरे की जमीन लेकर लगान पर खेती करते थे, उनको पाही काश्त कहा गया। मजारियन वे किसान जो अपनी भूमि पर खेती करने के लिए
अतिरिक्त खुद काश्त किसानों से किराए पर जमीन लेकर उस पर खेती करते थे। नेक्स्ट, 1573 में उत्तर भारत में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। यह राजा को क्या था, 1 करोड़ दाम उगा कर देगा। मतलब जो कर व्यवस्था थी उसको उगाने का कारण किसको दिया गया, करोड़ी नामक अधिकारी। 1580 में इसने दहसाला नामक प्रणाली की शुरुआत की थी, पीछे हम देख चुके हैं इसे दहसाला को। और 1586-87 में गजे सिकंदरी किसने चलाया था, शेरशाह सूरी ने। के स्थान पर कौन सा पैमाना आ गया, गजे इलाही पैमाना आ गया, का प्रयोग किया गया। कितने अंगुल का होता था, तो गजे इलाही जो था वह 41 अंगुल का होता था। इसने नाबूद प्रथा का प्रचलन किया। किसान अपनी भूमि के 12.5% हिस्से पर खेती न भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब ऐसी कोई जरूरत नहीं थी कि यदि किसान को खेती करनी ही करनी है, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, 12.5% हिस्से पर उसे खेती ना भी करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी भी हिस्से पर खेती ना करे। खेती करनी ही होती थी, लेकिन यदि वो चाहे तो 12.5% हिस्से को बिना खेती के छोड़ सकता था, बस ये था। और जहांगीर ने क्या करेगा, जहांगीर बाद में आकर इस प्रथा को क्या कर देगा, समाप्ति कर देगा। तो अब जहांगीर के बारे में देख लेते हैं कि क्या कहता है जहांगीर। देखो, जहांगीर का जो शासनकाल रहेगा कम रहेगा, 1605 से 1627 तक रहेगा। क्यों? देखो होगा क्या कि देखो लंबा शासन तो सबसे ज्यादा तो किसने खींच दिया, 1605 तक। देखो कितना शासन लगा है इसने। आप ये कह सकते हैं कि 40, 5, 45 और 4, 49 लगभग। अकबर ने जो शासन किया था वो 49 साल तक शासन किया। पुत्र भी क्या हो गया था, बूढ़ा हो चला होगा। इसी वजह से क्या है, तो ये ज्यादा लंबा शासन नहीं करेगा जहांगीर। तो इसका जो जन्म होगा वो फतेहपुर सीकरी में होगा। बचपन का नाम इसका सूफी संत एक थे, शेख सलीम चिश्ती। इन्हीं की नाम पर क्या नाम पड़ गया, सलीम पड़ गया। क्योंकि अकबर को कोई पुत्र तो हो नहीं रहा था, तो इन्हीं के ही रहमो कर्मों से, दया दृष्टि से शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाने के बाद ही किसकी उत्पत्ति हुई थी, इसे पुत्र की उत्पत्ति हुई थी, जिसका नाम सलीम रखा गया। और इसी वजह से क्या था कि शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही जहांगीर का नाम सलीम पड़ा। और इसने उसको बाद में उपाधि दी गई थी किसकी, जहांगीर की। लेकिन अकबर से किस नाम से पुकारता था, शेखू बाबा। शेखू बाबा के नाम से पुकारता था अकबर। इसका अर्थ है विजेता। मतलब जहांगीर का अर्थ क्या है, विजेता। और इसके गुरु कौन थे, अब्दुल रहीम खाने खाना इसके गुरु थे। इसकी माता का नाम हरका भाई था। अब ध्यान रखना इसको। देखो हरका बाई कौन थी, नहीं यहाँ पर तो वही चल जाएगा। हरका बाई कौन थी, ये राजा भारमल की क्या थी, पुत्री थी। तो वही है हरका बाई, जिनको किसकी उपाधि दी गई थी, मरियम उज्जमानी की उपाधि दी गई थी हरका भाई को। Next, इसकी पत्नियां भी देखो क्या थी, मान सिंह की बहन थी। जो मान सिंह थे, जो हरका भाई की कौन थे, तो वो मान सिंह क्या थे, राजा भारमल के दत्तक पुत्र थे। और जो हरका बाई थी वो भी इसकी सिस्टर थी, लेकिन क्या हुआ, मान सिंह की बहन मानबाई से भी इसने शादी की, जिसको जहांगीर ने किसकी उपाधि दी थी, शाह बेगम की उपाधि दी थी। और इसी से ही शाह बेगम से या मानबाई से ही पुत्र उत्पन्न हुआ था कौन, खुसरो। फिर इन्होंने उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई से भी इन्होंने शादी की थी, जिसको जिसको क्या था, जगत गोसाई भी का नाम से जाना जाता था जोधा को। और इसने मलिके जहां की उपाधि दी थी इसको। जैसे मानबाई को उपाधि मिली शाह बेगम की, और जोधा को उपाधि मिली मलिकाए जहां की। और इससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो था खुर्रम। साहिब जमात एक थी, इसकी अगली पत्नी थी साहिब जमात, और इससे पुत्र उत्पन्न हुआ था परवेज। एक इसकी रखेल भी थी, उसका नाम खुल कर नहीं आता, लेकिन इससे पुत्र जो उत्पन्न हुआ था वो था शहरयार। और यही शहरयार, इसकी ही विवाह किया जाएगा किसके साथ, नूरजहां की पुत्री के साथ। नूरजहां मेहरुनिसा इसकी अगली पत्नी थी। एक और पत्नी थी मेहरुनिसा, जिसको इसने किसकी उपाधि दी थी, नूरजहां की। इसका मतलब नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। यह अली कुली बेग की क्या थी, विधवा थी। अली कुली बेग की विधवा थी, जो एक सेना में क्या था, एक केवल सैनिक था। लेकिन क्या होता है कि किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब न्यूरोज त्योहार पर जहांगीर इसे देखता है मेहरुनिसा को, तो इस पर वो हो जाता है मोहित। और इसी कारण क्या होता है, मेहरुनिसा से बाद में जहांगीर निकाह कर लेता है। और नूरजहां की पुत्री थी लाडली बेगम, शादी से पहले ही थी की थी। इसका मतलब अली कुली बेग की पुत्री थी ये। और इसका विवाह हो जाता है किसके साथ, शहरयार के साथ। इन दोनों का विवाह हो जाता है शहर। और शहरयार कौन था, शहरयार था जहांगीर की रखेल का पुत्र। अब देखो खुसरो, कुछ विद्रोह होंगे, खुसरो विद्रोह कर देगा। खुसरो क्या था, इसे हुतात्मा संत कहा गया। हुतात्मा मतलब एक शुद्ध आत्मा वाला संत कहा गया इसको। सलीम
कि विद्रोही प्रवृत्ति की वजह से अकबर इसे गद्दी पर बैठाना जो था, कि अकबर गद्दी पर बिठाना चाहता था इसको, किसको? खुसरो को। क्योंकि सलीम जो था, वो सलीम बहुत ज्यादा क्या करता था, नशा करता था, बहुत ही ज्यादा मदिरा सेवन करता था ये। इसी वजह से अकबर बहुत ज्यादा परेशान था, और अकबर ने अंततः आकर अपनी जो पगड़ी थी वो भी इसके चरणों में रख दी थी कि ले भाई, जो तुझे करना वो कर ले। तो अकबर बहुत ज्यादा दुखी था इससे। तो देखो, जितने भी बादशाह होंगे मध्यकाल में, उनके जो अंतिम दिन गुजरेंगे ना, बहुत ही कष्टकारी गुजरेंगे। और जो उत्तरकालीन मुगल सम्राट आएंगे, उनके लिए, उनके बारे में तो ऐसा हो जाएगा कि उनका सब महीनों महीनों राजमहल में पड़ा रहेगा, और क्या होगा, गृह युद्ध छिड़ता रहेगा, उसकी उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन बनेगी, तो इनके अंतिम दिन बड़े ही कष्टकारी गुजरेंगे सभी बादशाहों के, जैसे अकबर के भी ऐसे गुजरेंगे। तो अकबर जो था, वो जहांगीर को गद्दी पर ना बैठाकर खुसरो को गद्दी पर बिठाना चाहता था। लेकिन क्या हो जाता है, लेकिन जिसकी मांग कौन कर रहे थे, मान सिंह भी कर रहा था और अजीजी कोका भी कर रही थी। लेकिन क्या होता है, सैयद खां चगताई की प्रिया से ये षड्यंत्र क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। जहांगीर को किसी तरह से पता लग जाती है, इसी कारण क्या होता है, जहांगीर विद्रोह कर देता है। अब जहांगीर के गद्दी पर बैठने के बाद इसने खुसरो को जेल में डाल दिया, क्योंकि इसे पता था कि ये फिर से कहीं ना कहीं विद्रोह करेगा, तो इसलिए खुसरो को पहले से ही जेल में डाल दिया गया। लेकिन अकबर के दर्शन के बहाने क्या हो जाता है, वहां से भाग निकलता है, और आगे चलकर हुसैन बेग और अब्दुल रहीम का सहयोग प्राप्त करता है। इनके सहयोग से क्या करता है, फिर से विद्रोह कर देता है, और यहाँ यह तरन तारन नामक स्थान पर पहुंचता है। और इसी स्थान पर से सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन अर्देव से आशीर्वाद मिलता है, जिस कारण इसको आशीर्वाद देने के कारण जहांगीर सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी लगवा देता है। जहांगीर को ऐसा लगता है कि जो अर्जुन देव थे, गुरु अर्जुन देव थे पांचवें, वो इसकी मदद कर रहे हैं खुसरो की। भैरववाल नामक स्थान पर जहांगीर और खुसरो के बीच युद्ध होता है। इसमें खुसरो की हार हो जाती है, और इसको आगरा की जेल में फिर से डाल दिया जाता है। जहांगीर के कहने पर महावत खान ने खुसरो को क्या कर दिया, अंधा करवा दिया। लेकिन एक वो थे हकीम, हकीम शूद्र नामक वैद्य, इसकी एक आंख क्या करते हैं, वापिस आ जाती है। इनके इलाज करने से एक आंख इसकी वापिस आ जाती है। खुर्रम जो था, जिसे शाहजहां की उपाधि मिलेगी बाद में, ये खुर्रम खुसरो को अपने साथ दक्षिण भारत ले जाता है, और वहीं पर खुसरो की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। इसे इलाहाबाद के खुसरो बाग में दफनाया गया। यहाँ पर खुसरो की माँ मानबाई का भी मकबरा है, मतलब दोनों माँ और बेटे को एक साथ ही दफना दिया गया, एक ही जगह पर दफनाया गया था। नूरजहां के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव राज्य पर या सत्ता पर बहुत ज्यादा रहेगा। नूरजहां, बचपन का नाम मेहरुनिसा, माता का नाम असमत बेगम। माता असमत बेगम कौन थी, ये गुलाब की पंखड़ियों से इत्र, इत्र मतलब परफ्यूम, परफ्यूम मतलब सेंट, जो हम यूज करते हैं, सेंट वगैरह परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं, तो इन्होंने गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र बनाने की विधि का विकास किया था, उसने उस्मत बेगम ने। और पिता कौन थे, पिता थे एतमादुद्दौला, जिनको ग्यास बेग भी कहा जाता था। और इसकी पुत्री थी लाडली बेगम, जिसका विवाह, जिसका निकाह किसके साथ होगा, शहरयार के साथ। शहरयार, वही शहरयार जो जहांगीर की जो थी रखेल, उसका पुत्र था ये। इसके पति का नाम अली कुली बेग था, जिसे जिसने बिना किसी अस्त्र शस्त्र के ही शेर की हत्या कर दी थी। ये भी शेरशाह की तरह ही था। यहीं से इसे शेर अफगान की उपाधि दी गई थी। कुतुबुद्दीन के अंगरक्षकों ने इसकी क्या कर दी, बाद में हत्या कर दी। जहांगीर के साथ ये झरोका दर्शन में जाने लगी। कौन, नूरजहां। इसकी शुरुआत अकबर ने की थी। देखो, झरोका दर्शन की शुरुआत किसने की थी, तो अकबर ने। तो झरोका दर्शन में भी जाने लगी, और शाही मोहर पर नूरजहां का आधिपत्य हो गया। मतलब सीधा सा था कि यदि कहीं से शाही मोहर किसी के दस्तावेज पर शाही मोहर लगनी है, तो वो बिना नूरजहां की परमिशन के नहीं लग सकती थी, क्योंकि जो जहांगीर था, वो तो अपना मदिरा पान करके मस्त पड़ा रहता था। तो सारे निर्णय जो किसके हाथ में आ गए थे, सारे निर्णय आ गए थे नूरजहां के हाथ में। सिक्कों पर भी इसका नाम मिलना प्रारंभ हो गया, नूरजहां का। और नूरजहां ने एक गुट बना लिया, इसको नाम दिया गया जनता गुट। और इसमें कौन कौन थे, इसमें असमत बेगम भी थी, ग्यास बेग भी था, और असफ खां भी था, और इसके साथ साथ खुर्रम भी था। मतलब इसकी माता, इसका पिता, इसका भाई, और इसका क्या था, पुत्र। कह सकते हैं कि पुत्र था एक तरीके से खुर्रम, लेकिन वास्तव में इसका पुत्र नहीं था। लेकिन ये इनके जो गुट था, इसकी बात को बहुत जल्दी भांप जाता है, और ये क्या करता है, खुर्रम बाद में आकर जनता गुट से वो छोड़ देता है। इसने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह शहरयार से कर दिया। अब देखो, जब इसने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह शहरयार से कर दिया, तो
जहांगीर के बाद जो मेहरुन्निसा थी या जो नूरजहां थी वो किसे चाहेगी गद्दी पर बैठाना? जाहिर सी बात है कि वो अपने दामाद को ही चाहेगी। तो वो खुर्रम को नहीं चाहेगी, जिस कारण क्या होगा, खुर्रम अपने आप को इस जनता गुट से अलग कर देगा। तो आगे चलकर क्या होता है, जनता गुट को खुर्रम छोड़ देता है। इसने आगरे में अपने पिता एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया, जहांगीर ने, जो कैसा था, पहली बार इसमें पित्रा दुआ का निर्माण हुआ था, मतलब पित्रा दुआ पद्धति पर निर्माण हुआ था इस मकबरे का। इसने कश्मीर में निसात बाग, शालीमार बाग का निर्माण करवाया। इसने लाहौर में शाहदरा लाहौर में जहांगीर का मकबरा बनवाया था। देखो, मुगल बादशाहों में केवल दो मुगल ही ऐसे थे, दो दो मुगल बादशाह ही ऐसे थे जिनका मकबरा क्या है, भारत से बाहर। एक तो ये जहांगीर, और दूसरा अंतिम मुगल सम्राट होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसका जो वो बनेगा, मकबरा, वो बनेगा रंगून में, जिसे आज हम क्या जानते हैं, म्यांमार के नाम से। तो दो ही बादशाह ऐसे हैं जिनका मकबरा कहीं भारत से बाहर है, बाकी सबका मकबरा भारत में ही है। इसे ही आधुनिक वस्त्रों का आविष्कारक भी माना जाता है, इसको, नूरजहां को। जहांगीर के सैन्य विद्रोह हुए थे, कौन कौन से, देखो, 1605 से 1615 तक मेवाड़ पर इसने आक्रमण किया। यहाँ के शासक कौन थे, अमर सिंह। 1613 में इसने जहांगीर ने फिर से एक सैन्य अभियान किया था, और इसने अपना मुख्यालय किसको बनाया था यहाँ पर, अजमेर को। और इसके साथ इसका कौन था, पुत्र खुर्रम भी था। लेकिन क्या होता है, 1615 में चित्तौड़ की संधि हो जाती है और ये युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। 1617 में इसने अहमदनगर पर फिर से आक्रमण करा, और यहाँ का शासक था मलिक अंबर। दक्षिण भारत में इसने टोडरमल भूमि राजस्व सुधार को लागू किया था। जहांगीर ने अब्दुल अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में सेना भेजी। इसने अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इसने इसी ने अब्दुल रहीम खाने खाना ने। खुर्रम और मलिक अंबर के बीच आदिल शाह की मध्यस्थता में क्या होता है, बाद में अहमदनगर की संधि होती है, और कुछ क्षेत्र खुर्रम को मिल जाते हैं और कुछ क्षेत्र अहमदनगर के पास ही रह जाते हैं, मतलब मलिक अंबर के पास ही रह जाते हैं। इससे खुश होकर जहांगीर ने क्या करा था, खुर्रम को किसकी उपाधि दी थी, शाहजहां की उपाधि दी थी। यहाँ यहाँ खुर्रम को शाहजहां की उपाधि मिलती है। अली आदिल शाह को फरचंद की उपाधि दी गई यहाँ पर। किसने क्या करवाई थी, मध्यस्थता करवाई थी अहमदनगर और मुगल साम्राज्य के बीच में। इसी अभियान के दौरान जहांगीर ने उमरा वर्ग में मराठों को शामिल कर लिया था। 1620 में इसने कांगड़ा की विजय की, और 1622 में इसने कांधार की में इसकी क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। देखो, ये जो विजय कर रहा है ना, ये विजय कर रहा है सब खुर्रम, क्योंकि जहांगीर के कुछ भी बस की नहीं था। वो तो पीने खाने वाला आदमी था और शराब के नशे में क्या रहता था, मस्त रहता था। तो जो कांधार था, कांधार फिर से क्या होता है, एक बार मुगलों के हाथ से फिर क्या हो जाता है, जहांगीर के समय में फिर से निकल जाता है। लेकिन इसको कांधार को पाने का प्रयास आगे चलकर औरंगजेब भी करेगा, लेकिन पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, जहांगीर के शासनकाल में आने वाले यूरोपीय कौन कौन थे, देखो, विलियम हॉकिंस आया। क्रम यह जरूर याद रखेंगे आप, बिल्कुल। कब आया था, 1608 में। ये जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था, लेकिन जहांगीर के लिए नहीं आया था ये। किसके लिए आया था, अकबर के लिए। लेकिन जब तक ये भारत में आता, क्योंकि देखो, आने जाने में, यूरोप से आने जाने में कई कई सालें लग जाती थी, लेकिन जब ये यहाँ पर आया तो उस समय अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, और बादशाह बना हुआ था कौन, जहांगीर। तो ये सीधा जहांगीर के दरबार में जाता है। और जहांगीर के दरबार में जाने के बाद में देखो, इसे फारसी भाषा भी आती थी। तो ये जहांगीर से फारसी भाषा में ही बातें करता है, जिससे जहांगीर क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, और इसे इंग्लिश खां या फिरंगी खां की भी उपाधि दे देता है। इसके साथ साथ 400 का मनसब भी देता है इसको, 400 का मनसब भी देता है। और इसके साथ साथ सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत भी दे देता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि क्षेत्रीय लोगों द्वारा इनका विद्रोह किए जाने पर इस परमिशन को जहांगीर के द्वारा वापस ले लिया जाता है। फिर उसके बाद में विलियम फिंच आता है 1608 में। इसने अनारकली के दंत कथा का उल्लेख किया है। फिर 1608 में निकोलस डाउंटन आता है। मुबारक खां की से इसकी शत्रुता हो गई थी। यह आगरा नहीं जा पाया था। क्यों? क्योंकि जब यदि सेनापति से ही क्या हो जाए, शत्रुता हो जाए, तो उसे कौन आगे जाने देगा। तो निकोलस डाउंटन को यहीं रोक दिया गया था, आगरे में। ओह सॉरी, दिल्ली में ही रोक दिया गया था इसको। निकोलस विथिंगटन आया था 1612 में। इसने सती प्रथा का वर्णन किया है, और इसकी यात्रा का विवरण किसे मिलता है, ट्रैक्टर नामक पुस्तक में मिलता है, ट्रैक्टर नामक ग्रंथ में मिलता है। ये ट्रैक्टर आम चलाने वाला नहीं है, एक ग्रंथ है ट्रैक्टर। थॉमस कोरियते 1612 में आया था, और थॉमस रो के साथ साथ कहाँ गया था, भारत आया था ये। इसने झरोका दर्शन
तुलादान, मीना बाजार का भी वर्णन किया है। थॉमस रो 1615 में आया था। यह अपने गुरु टेरी के साथ आया था। यह जहांगीर के पीछे पीछे अजमेर से मांडू तक गया था। इसने जहांगीर को अपना बग्गी भी दान में दी थी। इसने जो ये था थॉमस रो, इसने अब जहांगीर को दान में अपनी बग्गी भी दे दी थी। इसने खुसरो प्रकरण और नूरजहां गुट का भी उल्लेख किया है कि हाँ, कोई खुसरो का प्रकरण भी था और नूरजहां गुट भी चला था। नूरजहां का गुट क्या था? जनता दल। इसने जनता दल का भी वर्णन किया है। नेक्स्ट, इसने यमुना नदी के किनारे आगरे के किले में सोने की न्याय की जंजीरें लगवाई थी। मतलब कि जहांगीर जो था वो अपनी न्याय प्रियता के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। जिसका ये कहना था कि 24 घंटे में कभी भी इन न्याय की जंजीरों को आकर बजा देना, तो क्या होगा, उसको तुरंत ही न्याय मिलेगा 24 घंटे में कभी भी। और इन्हीं जंजीरों को क्या कहा गया था? जंजीर ए अदली कहा गया था। तो जहांगीर अपनी न्याय प्रियता के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। और जहांगीर के काल को कला और स्थापत्य का बहुत ही ज्यादा क्या कहा जाता है, या ये कह लो चित्रकला का, चित्रकला का जहांगीर के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। क्योंकि ये खुद भी एक चित्रकार था, अच्छे खासे चित्र बनाता था। आगे देखेंगे इसको। इसने 12 अध्यादेश जारी किए थे। तो देखो 12 अध्यादेश कौन कौन से हैं, ये बात बनती है ऑप्शनल की। ये ऑप्शनल में हमें सारे के सारे ही पढ़ने होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शनल से, कि ऑप्शनल में सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किए थे, चर्चा कीजिए। तो आपको वहां पर क्या होगा, चारों के 12 अध्यादेश वहां पे लिखने पड़ेंगे। लेकिन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक दो के एग्जाम्पल देख लो। जैसे तंबाकू के प्रयोग पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। तंबाकू की खेती की शुरुआत इसी के शासनकाल में हुई, लेकिन तंबाकू की खेती पर इसने बाद में आकर प्रतिबंध लगा दिया। इसके शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? आगरा था। तो इस तरह के इसने कुछ फरमान जारी किए थे। इसका दरबारी कवि कौन था? तालिब अमूल। ईसाई पादरी आया था कौन? फादर जेवियर। ईसाई धर्म की शिक्षा से, ईसाई धर्म की जो शिक्षा ली थी जहांगीर ने, वो इसी से ली थी, फादर जेवियर से। इसलिए क्या कहा जाता है? फादर जेवियर को जहांगीर का गुरु भी कहा जाता है। इसने अपना राज्याभिषेक 7वें वर्ष में रक्षाबंधन का त्योहार, सॉरी, इसने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष बाद क्या करा था? रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया था। इसने शेख अहमद सरहिंदी को ग्वालियर के दुर्ग में कैद करवा दिया, क्योंकि ये इसकी बात नहीं माने थे, तो इसने क्या कर दिया? ग्वालियर के किले में इनको कैद कर दिया। इन्होंने खुद को मेहंदी घोषित कर रखा था। इसने सलीमी नामक सिक्के चलवाए और इसमें राजा का चित्र बना होता था। जिस सलीमी नामक सिक्के चलवाए, जिसने, सलीम ने या जहांगीर ने, उस पर राजा का चित्र बना हुआ था, असला अर्थात जहांगीर का चित्र बना हुआ था। यह पहला शासक था जिसने सिक्कों पर राजा का चित्र बना हुआ था। मतलब पहला बादशाह बनता है मुगल साम्राज्य में जिसने सिक्कों पर अपनी तस्वीर अंकित करवाई थी या अपना चित्र अंकित करवाया था। इसने रसिक चक्र के सिक्के चलवाए। इसने खैर काबुली सिक्के, नूर असवा सिक्के, निसा सिक्के चलवाए जो चांदी के होते थे। तो इस प्रकार के इसने सिक्के चलवाए थे। इसने अपनी कथा तुजुके जहांगीरी नामक पुस्तक में लिखी है। फिर से वही कंडीशन आ गई। देखो कैसे। बाबरनामा किसने लिखी? बाबर ने। हुमायूंनामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने। उसके बाद में अकबरनामा किसने लिखी? जो था आपके अबुल फजल ने। उसके बाद में जो तुजुके जहांगीरी है, ये जहांगीरनामा या जहांगीरी किसने लिखी? तुजुके जहांगीरी लिखी तो खुद जहांगीर ने। और इस पुस्तक को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? मोतबिंद खां। जहांगीर इस पुस्तक को पूरा नहीं कर पाया था, जिस कारण बाद में इस पुस्तक को किसने पूरा किया? तो मोतबिंद खां ने पूरा किया था। लेकिन इसको अंतिम रूप से पूरा करने का श्रेय श्रेय जाता है मोहम्मद हदी को। मोतबिंद खां भी इस पुस्तक को पूरी नहीं कर पाया। इसी कारण क्या हुआ? अंतिम पुस्तक को पूरा किया इसने श्रेय मोहम्मद अदी ने। और मोतबिंद खां ने इकबाल नाम ए जहांगीरी लिखी है, जिसमें जहांगीर के नशीले पदार्थों के सेवन की बात की गई है। इसके शासनकाल में केशव दास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ महाकवि थे। इन्होंने रसिक प्रिय, रत्नावली और कवि प्रिय की रचना की है। इसके शासनकाल में सुलह कुल की नीति अपनाई गई, जो अकबर की नीति थी। इसने आगरा के सिकंदर में अकबर का मकबरा बनवाया था, जो गुंबद विहीन था, अर्थात गुंबद नहीं थी उसमें। लाहौर में दिलखुश बाग का इसी ने निर्माण करवाया। मुगल काल में चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का विकास हुमायूं के शासनकाल में हुआ। लेकिन और इसके प्रमुख चित्रकार कौन थे? मीर सैयद अली और मीर अब्दुल समद थे, जिन्होंने दास्तान ए अमीर हमजा की चित्रकारी की है। इन्होंने इस तरह से दास्तान ए अमीर हजमा की भी चित्रकारी की थी। लेकिन चित्रकला अपने सर्वोत्कृष्ट उत्कर्ष क्षेत्र पर, महत्व पर कब पहुंचेगी? वो जहांगीर के काल में पहुंचेगी।
तो जहांगीर के शासनकाल के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो एक तो था अबुल समन अबुल हसन। इसे नादिर उज जमा की उपाधि मिली हुई थी। यह व्यक्तियों का चित्र बना देता। फिर थे उस्ताद मंसूर, ये पशु पक्षियों का चित्र बनाता था। इसने सबसे खास चित्र किसका बनाया था? साइबेरिया के बिरला सारस का चित्र बनाया। बंगाल के एक अनोखा पुष्प का इसने चित्र बनाया। लाल फूलों की बहार की इत्यादि की इसने चित्रकारी की थी। अगले थे बिशन दास। इसे मानव अथवा छवि का चित्रकार कहा जाता है। ये मानव चित्र बनाता था और छवि चित्रकार का था, छवि के चित्र बनाता था। दूसरे थे दौलत खां। गोवर्धन और अबुल हसन का इसने चित्र बनाया था। फारूक बेग, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का इसने चित्र बनाया था। पूछ सकता है कि आपसे कि बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र किसने बनाया था? तो फारूक बेग ने। फारूक बेग किसके समय में था? तो जहांगीर के समय का ये फेमस चित्रकार था। एक मनोहर थे, ये बसावन का चित्र था। जहांगीर ने अका रचा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला भी खुलवा दी थी। मतलब चित्रशाला भी खुलवा दी थी। 1627 ईस्वी में दमा के कारण, देखो दमा तो होता ही, क्योंकि नशीले पदार्थों का जब सेवन करेगा तो दमा तो होगा ही से। तो नशील दमा के कारण क्या होता है? भिम्बर नामक स्थान पर क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आपके यहाँ पर जहांगीर की कहानी भी क्या हो जाती है? खत्म। आज देखो हमने किस किस को देखा? अकबर को, और दूसरे नंबर पर देखा हमने किसको? जहांगीर को। तो दोनों को हमने इनको यहाँ पर कर लिया। और मुगल साम्राज्य से रिलेटेड आपकी क्या होगी? दो वीडियो और आएंगी। एक तो आपका शाहजहां पढ़ेंगे, उसमें शाहजहां और प्लस औरंगजेब को पढ़ेंगे, और दूसरे में पढ़ेंगे मनसबदारी व्यवस्था, और दूसरी प्लस होगी यहाँ पर राज व्यवस्था, कि यहाँ का प्रशासन ये किस तरीके से चलाते थे। तो प्रशासन किस तरीके से होता था वो हम यहाँ पर सब कुछ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि देखो, यदि आपको ये लगता है कि इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यदि टेलीग्राम यूज नहीं करते तो व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिए। तो दोनों का लिंक कहाँ है? दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इनमें से किसी एक को भी ज्वाइन कर आप यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको हिस्ट्री की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, जैसे एंशियंट, मॉडर्न, मिडेवल, इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे मेल कर दीजिए। मेल करने के बाद में आपको वो पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। तो इसके लिए मेल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन से ही मेल आप कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपको सॉफ्ट कॉपी नहीं चाहिए, हार्ड कॉपी के रूप में चाहिए, नोट्स की फॉर्म में चाहिए आपको पीडीएफ, तो आप मेल करके बता सकते हैं। तो वो भी सेवा यहाँ पर उपलब्ध है। तो कोरियर के माध्यम से वो सेवा भी आपको प्रदान कर दी जाएगी। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखो, यदि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ही आपको क्या है कि आपका एक, कह सकते हैं, कर्तव्य बन जाता है। तो यदि इस तरह की और भी वीडियो चाहिए आप लोगों को, तो थोड़ा सा आप प्रमोट कीजिए चैनल को। ठीक है, तो यहीं तक रखेंगे आज। धन्यवाद।